स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, शेयर हो जाएगी तो बता देना। चलो, स्क्रीन शेयर हो रही है। चलिए भाई, पेपर वन स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर वन। ठीक है। सबसे पहला ही क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर वन जो इस यूनिट के अंदर बनता है वो आपका ये बनता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वृद्धि और विकास इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है। आप जो अपना आंसर स्टार्ट करोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन में, वो स्टार्ट करोगे ग्रोथ से। ठीक है, आपने क्या बताना है कि ग्रोथ यानी कि वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, कि ये एक बहुत छोटा सा, बहुत ही नैरो सा डोमेन है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है हमारे विकास का। ठीक है, ये क्या है हमारा विकास। अगर ये ग्रोथ है, ये छोटी सी चीज अगर ग्रोथ है, तो ये इतनी बड़ी चीज जो है ये डेवलपमेंट है। यानी कि ग्रोथ ही, वृद्धि ही विकास का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले कितने बच्चे हैं? यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले कितने बच्चे हैं? कोई है हिंदी मीडियम वाला? नीतू और आयशा, पायल। ओके, ठीक है। ठीक है, तो हमारी ग्रोथ क्या है, ये हमारी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है, एक बहुत छोटी सी चीज़ है। छोटी सी चीज़ का मतलब क्या है कि बेटा आपकी जो ग्रोथ है उसका सिर्फ और सिर्फ जो लेना देना है वो है फिजिकल डेवलपमेंट से, यानी कि आपके शारीरिक विकास से। मेरी हिंदी में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है। तो शारीरिक विकास जो होता है वो ही सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रोथ है। तो आप अपना आंसर्स कैसे स्टार्ट करोगे? आप अपना आंसर वृद्धि से स्टार्ट करना शुरू करोगे कि वृद्धि क्या है। वृद्धि वो है जो हमारा शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं बेटा? हमारी हाइट हो गई, हमारा वेट हो गया, ठीक है, हमारा शेप हो गया, हमारा साइज हो गया। मोटा पतला होना, भारी होना हल्का होना, लंबा होना छोटा होना। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, हाइट वेट शेप साइज, ये सब क्या है? ये सब मेजरेबल है। ठीक है, इनको मेजर किया जा सकता है, इनका मापन किया जा सकता है। तो ग्रोथ जो होती है इसको मापा जा सकता है। पहला पॉइंट फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके उदाहरण, तीसरा कि इसको मापा जा सकता है, ये मापन योग्य है, मेजरेबल है। अब जो भी चीज़ मेजरेबल होती है वो किसी ना किसी क्वांटिटी के अंदर मेजर होती है। ठीक है, तो इसमें आपने चौथा पॉइंट क्या लिखना है कि इसको केजी, इंचेस, सेंटीमीटर में दर्शाया जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, केजी इंचेस सेंटीमीटर के अंदर इसको डोनेट किया जा सकता है। राइट, उसके बाद आप क्या बताओगे? जो चीज़ मेजरेबल है यानी कि वो क्वांटिटेटिव हो गई, गुणात्मक हो गई। ठीक है, तो जो चीज आपकी मेजर की जा सकती है वो क्वांटिटेटिव हो गई है, गुणात्मक हो गई है। क्वांटिटी का हम बता सकते हैं, मैं देख के बता सकती हूँ कि हर्षा जो है वो इतनी लंबी है, या वर्षा जो है वो इतनी उसका वेट है, या मतलब मैं एक अंदाजा लगा सकती हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट्स क्या है? शारीरिक विकास वो है जो एक दूसरा बंदा देख के आपको बता सकता है कि आपके शरीर में ये फर्क आया है। 2 महीने पहले मैंने आपको देखा था तो आप ऐसे लग रहे थे, 2 महीने बाद मैं आपको देख रही हूँ तो आप थोड़े से लंबे लग रहे हो, या आप थोड़े से मोटे लग रहे हो। ये शारीरिक विकास है या शारीरिक बदलाव आप इनको कह सकते हो। तो ग्रोथ को आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट से कनेक्ट करना है। अब इसके आगे हम जो बढ़ेंगे वो ये हो जाएगा कि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है बेटा, इसमें आती है हमारी मसल्स यानी मोटर्स। ओके, गत्यात्मक विकास जिसको हम कहते हैं,
गत्यात्मक विकास यानी कि हमारी मसल्स जो होती हैं, मांसपेशियां, हमारी जो मोटर्स होती हैं, इनका जो विकास हो रहा है वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हो रहा है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में जब हम मोटर्स पे जाएंगे इस तरह से घूमते हुए, अब हम मोटर विकास पे पहुंच गए हैं, मोटर डेवलपमेंट पे। इसके अंदर आप बताओगे अपनी शरीर के अंदर की दो मसल्स के बारे में। ठीक है, आपके शरीर के अंदर की जो दो मसल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, किसी को पता है? किसी को पता है शरीर के अंदर की दो मसल कौन कौन सी हैं? नहीं? चलो, दो मसल्स होती हैं, एक होती है बेटा ग्रॉस मोटर, ठीक है, और एक होती है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर होती हैं आपकी बड़ी मसल्स, ठीक है। फाइन मोटर होती हैं आपकी छोटी मसल्स। बड़ी मसल्स कौन कौन सी बेटा? आपका पूरा का पूरा हाथ, ठीक है, और आपका पूरा का पूरा लेग, ठीक है, आर्म, लेग, ये आपकी बड़ी मसल्स है। तो क्रॉस मोटर में बड़ी मसल्स आ जाती हैं, वो जितने भी काम आपके जो आप अपनी बड़ी मसल से करते हो वो सारे कहलाते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। यानी कि क्रॉस मोटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो मैं ये बता दूंगी, आगे आएगा तब मैं बता दूंगी इसकी हिंदी। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं इनमें आपके जितने भी पूरे पूरे हाथ और पूरे पूरे पैर काम करेंगे। जैसे कि पूरा पूरा हाथ है तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, आप वॉकिंग कर रहे हो, आप जंपिंग कर रहे हो, राइट, आप डांसिंग कर रहे हो, ये सारी क्या है जिसमें आपकी बड़ी बड़ी मसल्स इस्तेमाल हो रही हैं, वो क्रॉस मोटर स्किल हो जाती है। फाइन मोटर क्या है? आपकी छोटी छोटी जो मसल्स होती हैं, यानी कि जैसे आपकी हाथ की फिंगर्स हो गई, आपकी आईज हो गई बेटा, ठीक है, ये आपकी छोटी मसल्स हैं। तो छोटी मसल्स में आपके कौन कौन से काम आ जाते हैं, इसमें आपकी जो स्किल्स आएंगी उनको बोलेंगे फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। ठीक है, तो सूक्ष्म गत्यात्मक और आपका ये हो जाएगा, क्रॉस का याद नहीं आ रहा मुझे भी, बता दूंगी मैं। ठीक है, तो छोटी फिंगर्स और सिर्फ उंगलियों से आप कौन से काम करते हो, जैसे कि ड्राइंग बनाना, ठीक है, बटन लगाना, कटिंग करना, ठीक है, सीना, कोई सींग स्विंग कर रहे हो, निटिंग कर रहे हो, बुनना, ठीक है, कढ़ाई करना, ये सारे जो छोटे छोटे से काम होते हैं, कैंची पकड़ना, ये क्या है, इसमें आप अपनी छोटी मसल्स यूज करते हो। ओके, फाइन मोटर स्किल पे आ गए। अब आपने ये बताना है कि भाई अब आपका जो ग्रोथ वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ जाएंगे अपने विकास की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, अब आपका ग्रोथ का टॉपिक आपने एंड किया, अब आप आओगे हेडिंग डाल के डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पे बेटा आप ये डायग्राम अपने आंसर में बना देना कि ग्रोथ अगर ये छोटा सा हिस्सा है तो विकास ये बड़ा हिस्सा है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो अगर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट है तो विकास जो है वो हमारा फिजिकल भी है, सोशल भी है, कॉग्निटिव भी है और इमोशनल डेवलपमेंट भी है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी विकास ही है, बट उसको हम ग्रोथ मानते हैं और ग्रोथ जो है वो विकास के हिस्से के अंदर ही आ जाती है। अब डेवलपमेंट के जो भी पॉइंट्स आएंगे वो ग्रोथ के तो होंगे ही होंगे, प्लस इसके कुछ और अपने पॉइंट्स रहेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ही आप क्या बताओगे कि ये एक ब्रॉड डोमेन है, ठीक है, एक व्यापक चीज है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ये बहुत व्यापक है, बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज नहीं है। ठीक है, विकास जो होता है ये हमारा वूम टू टूम जाता है। वूम टू टूम का मतलब क्या है बेटा? गर्भ से कब्र तक। जैसे ही एक मदर कंसीव करती है वैसे ही बच्चे का जो विकास है वो स्टार्ट हो जाता है, और जब तक वो मतलब उसकी डेथ होगी तब तक उसका विकास जो है हर चरण पे होता ही रहेगा। ठीक है, ग्रोथ क्या था? ग्रोथ हमारा रुक जाता है, एक वक्त के बाद ग्रोथ हमारी रुक जाती है। जैसे कि 18 के होने के बाद हमारी हाइट जो है वो रुक जाती है, ठीक है, हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है फिर कि मोटा होना है या पतला होना है, उसके लिए अपने शेप को चेंज करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो वो स्टक हो जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, ये एक वक्त के बाद रुक जाएगी, लेकिन विकास जो है वो आपका क्या लिखोगे उसको
कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ओके, ये निरंतर चलता है, गर्भ से लेके कब्र तक ये आपका चलता रहेगा। फिर आपकी ग्रोथ को, ग्रोथ के लिए मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था? ग्रोथ के लिए मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया था कि ये शारीरिक विकास है। तो डेवलपमेंट में आप ये तो बताओगे ही कि इसके अंदर शारीरिक विकास आता है, प्लस आप इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताओगे, ठीक है, जो कि आपका संज्ञानात्मक हो जाता है। ठीक है, आप इसमें बताओगे कि ये सोशल है, जो आपका सामाजिक हो जाता है। ठीक है, और आप इसमें बताओगे कि ये इमोशनल विकास भी है, जो कि हमारा संवेग आत्मक हो जाता है। ठीक है, फिजिकल के साथ बाकी तीन जोड़ दिए। पांचवा पॉइंट हमने बताया था कि फिजिकल क्या है, मेजरेबल है। तो आप क्या लिखोगे कि विकास जो है ये मेजरेबल भी है, और और इसको असेस भी किया जाता है। ठीक है, इसका असेसमेंट किया जाता है, क्योंकि जो कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है। मैं ये नहीं कह सकती ना कि मेरे अंदर 2 किलो गुस्सा भरा पड़ा है, या मैंने आज 4 किलो सोशलाइज किया लोगों से जाके। ठीक है, आई कैन नॉट मेजर माई कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये तीन विकास जो है मैं इनको मेजर नहीं कर सकती। इनके असेसमेंट होते हैं, जैसे आईक्यू टेस्ट ले लिया तो उससे हमने बता दिया कि बच्चे का कॉग्निशन कैसा है। ठीक है, हमने क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया हमने, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हो गए, अचीवमेंट टेस्ट हो गए, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, ये बात की बातें आगे पढ़ेंगे दूसरी बुक्स में। ठीक है, ये सारे जो असेसमेंट्स होते हैं, इससे हम विकास को क्या करते हैं, मापते हैं, मेजर करते हैं। छठा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज मेजरेबल है तो वो क्वांटिटेटिव भी है। तो विकास जो है बेटा आपका, क्योंकि इसके अंदर ही ग्रोथ आती है, तो ये क्वांटिटेटिव तो है ही, यानी कि मात्रात्मक तो ये है ही, प्लस ये क्वालिटेटिव भी है, यानी गुणात्मक। ग्रोथ में मैंने गलती से गुणात्मक तो नहीं लिख दिया था यहाँ पे, हाँ, यहाँ गुणात्मक लिख दिया था मैंने, मात्रात्मक होगा। ठीक है, तो विकास जो है ये आपका क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों है। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं आपके एक साथ, विकास और ग्रोथ का, सॉरी, वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, प्लस दोनों में डिफरेंशिएशन भी चल रहे हैं हमारे साथ साथ। ठीक है, उसके बाद आपका सेवेंथ पॉइंट क्या हो सकता है, ग्रोथ में आपने जैसे बोला कि छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो आप ग्रोथ को तो लिखोगे कि ग्रोथ जो है ये विकास का ही हिस्सा है। ग्रो डेवलपमेंट में आप क्या लिखते हैं, डेवलपमेंट में हम ये लिख देते हैं कि विकास जो है बेटा ये विद और विदाउट ग्रोथ भी चलता है। ठीक है, 18 के बाद आपकी हाइट रुक गई, ग्रोथ एक वक्त के बाद आपकी रुक जाती है, शारीरिक विकास जो है एक वक्त के बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो जब वो रुक जाएगा, आपका विकास जो है वो उसके बाद भी चलता रहेगा। तो एक पॉइंट आपका क्या हो गया कि वृद्धि जो है विकास का हिस्सा है, और विकास में आप क्या डाल दोगे कि विकास जो है वो बिना वृद्धि के भी चल सकता है। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, समझ आ गया? एक बात आसान कर देती हूँ कि जेबीटी में बेटा आपको रटे रटाए आंसर्स नहीं लिखने। आपके कॉन्सेप्ट्स जितने क्लियर होंगे आप उतने अच्छे से आंसर लिख के आ पाओगे। कोशिश करना कि पॉइंटर्स में आंसर लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना। आप जितने अच्छे पॉइंटर्स बनाओगे, भले ही अपने पॉइंट को आप पैराग्राफ बना देना। ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरा फर्स्ट पॉइंट है, आप इस फर्स्ट पॉइंट को भले ही एक पेज का लिख देना, लेकिन फिर दूसरा पॉइंट जब आप स्टार्ट करोगे तो दूसरा ही पॉइंट करना, उसको पैराग्राफ मत बनाना। ठीक है, अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा फ्रेम होता है इसके अंदर, वो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं आपको पीडीएफ बना के दूंगी सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर का, आपकी बुक के पीछे वो दे रखे होंगे पीवाईक्यूज, राइट? हाँ, पास मार्किंग है मेरी बुक्स में, जो मैंने जेबीटी किया था उस टाइम की मार्किंग्स है मेरे पास। ठीक है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी ताकि आपके लिए आसान हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन कितनी ज़्यादा बार आया है, कौन से क्वेश्चन जो है वो हमें कौन से पेज पे मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनता है बेटा हमारे प्रिंसिपल्स। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। इनकी हेडिंग्स बस जो है उनको आप याद कर लेना। ओके, पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होते हैं? सिद्धांत की ग्रोथ और विकास बेसिकली किस बारे में बात करते हैं। तो अभी वही चीजें आएंगी जो हमने अभी पीछे पढ़ी हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है कॉन्टिन्यूटी का, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता। तो अभी मैंने आपको पीछे ये चीज बताई कि आपने इसके अंदर क्या बताना है। प्रिंसिपल जो आप बताओगे बेटा वो विकास से रिलेटेड ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका हिस्सा है तो इसके अंदर ये चीज आ गई है। तो निरंतरता क्या है आपकी? निरंतरता में आपने ये बताना है कि हमारा जो विकास है ये वूम टू टूम्ब जाता है। ये लाइन आप लिखना, ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है। वूम टू टूम्ब जाता है यानी गर्भ से कब्र तक जाता है। फिर आपने इसके अंदर यही लिखनी है कि जब एक औरत या एक माँ जब कंसीव करती है, ठीक है, जब बच्चा उसके गर्भ में बनना शुरू हो जाता है उसका विकास तभी से शुरू हो जाता है। बच्चा जो है पहले उसका दिल बनता है, फिर उसके बाहर के जो अंग होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। फिर जब वो दुनिया में आता है उसको जिस तरीके का खाना, जिस तरीके का न्यूट्रिशन दिया जाएगा, जिस तरीके की शिक्षा दी जाएगी, जिस तरीके का माहौल दिया जाएगा, उसी तरीके का उसका विकास होगा। इसमें आपने ये बताना है कि विकास जो है वो दो तरीके का हो जाता है आपका, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये दो चीजें आप इसमें बता देना। आप इसमें लिखना कि एक बच्चा जो है अगर उसको हम अच्छा खाना देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, प्यार देते हैं, अच्छा माहौल देते हैं तो उसका जो विकास होगा वो सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं अगर हम उसके साथ गलत व्यवहार रखते हैं, उसको ढंग का खाना नहीं दे रहे हैं, उसकी शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसका विकास जो है वो नेगेटिव होगा। विकास वाला जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आप ये पॉइंट भी डाल सकते हो कि विकास जो है वो दोनों तरीके से होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। विकास दोनों तरीके से होता है। एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है बेटा, ये भी विकास है। एक बच्चा चोर बन रहा है, ये भी विकास है। बस ये जो विकास है ये डिजायरेबल है और ये जो विकास है ये अनडिजायरेबल है। सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है, इसको एक्सेप्ट नहीं करती। आप ये सब लिख के आ सकते हो जितना भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये भी चीज भी आपने बता देनी है कि सोसाइटी जो है एक चीज को एक्सेप्ट करती है और वो होता है पॉजिटिव विकास। पहला प्रिंसिपल समझ आ गया? थम्स अप शो कर दो, ठीक है, ताकि मेरे को भी लगे कि मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, एक वो बना बना रहना चाहिए, इंट्रैक्शन बना रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, वैसे मैं ये जो क्लासेस हैं ये मैं रिकॉर्ड करके उस पर डाल दूंगी, यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं उस पर डाल दूंगी, ठीक है। चैनल क्या है वैसे तो मैंने डिलीट कर दिए सारी जेबीटी की वीडियोस, दोबारा डाल दूंगी। तो अगर आपको दोबारा से ये देखनी हो तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। दूसरा आता है हमारा यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या है बेटा कि एक सेम पैटर्न देखने को मिलता है दुनिया के हर बच्चे में, ठीक है। जो मेरी भाषा है ना, जो मेरी बोली है इस वक्त, बिल्कुल ऐसे ही लिख के आ जाना, मस्त मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तुम मतलब छोड़ो ये बात, चलो ठीक है। यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। यूनिफॉर्म पैटर्न में आपने किसका एग्जाम्पल देना है? मिल्क टीथ का, कि दुनिया का हर बच्चा जो है उसके सबसे पहले दूध के दांत आते हैं, दूध के दांत आते हैं, ठीक है। फिर ये दूध के दांत जो होते हैं ये टूट जाते हैं और उसके बाद जो है उसके परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आप ये दोगे इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2 आप इसमें क्या दोगे कि दुनिया का हर बच्चा जो है बेटा वो पहले क्या करेगा, वो पहले बैठना शुरू करता है, ठीक है, उसके बाद वो क्रॉल करना शुरू करता है, उसके बाद वो खड़ा होता है और उसके बाद वो चलना शुरू करता है और उसके बाद वो रन करना शुरू करता है। कोई भी बच्चा जो है वो पहले भागना और बाद में बैठना नहीं सीखेगा, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है ये क्या है? ये यूनिवर्सलाइज है यानी सार्वभौमिक है। ये जो पैटर्न है ये क्या है? सार्वभौमिक है। दुनिया के हर बच्चे में हमें कुछ पैटर्न, ये जो पैटर्न्स हैं विकास के ये सेम देखने को मिलेंगे। अब यूनिफॉर्म पैटर्न को क्या होता है, बच्चे थर्ड वाले पॉइंट से बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, जो होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस,
ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है बेटा कि मैं और आप अलग हैं, ठीक है। हम देखने में अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारे जेंडर अलग हो सकते हैं, हमारा रंग, हमारा रूप, हमारे बाल, हमारी आंखें, हमारी आवाज, ठीक है, हमारे जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स, हमारा पैशन, हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारा कल्चर, हमारे पहनने का, ओढ़ने पहनने का ढंग, हमारी पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, हमारा शिक्षा, एजुकेशन, हमारी अचीवमेंट्स, ये सब अलग है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। और यूनिफॉर्म पैटर्न क्या है? यूनिफॉर्म पैटर्न वो पैटर्न है जो दुनिया के हर बच्चे में हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो बच्चा अमेरिका में पैदा हो या जापान में पैदा हो, चाहे इंडिया में पैदा हो। यहाँ पे आप लिखना कि यूएसए का बच्चा है, जापान का बच्चा है या इंडिया का बच्चा है, हम में सब में ये यूनिफॉर्मिटी देखने को ही मिलेगी। ये समानता, एक समानता, एक रूपता जिसको बोलते हैं, ये हमें देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। थर्ड पॉइंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो होता है वो होती है व्यक्तित्व भिन्नताएं। इसमें आपने ये बताना है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग है। किस किस तरीके से अलग है बेटा? सबसे पहला ही आता है बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली में सब कुछ आ गया। आपका मेरा सेक्स अलग हो सकता है, आपके मेरे जीन्स अलग हो सकते हैं, ठीक है, आपके, हाँ अलग हो सकते नहीं, अलग है, ठीक है, आपके मेरे जीन्स अलग है, ठीक है। इसके बाद फेस कलर, ठीक है, हमारे फीचर्स, बॉडी फीचर्स जो होते हैं ये सारे आपने बताने बायोलॉजिकली में। इसके बाद आप बायोलॉजिकली के बाद आप इसमें लिखना, थर्ड वाला इंडिविजुअल डिफरेंस ही चल रहा है, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व और मेरा व्यक्तित्व अलग अलग हो सकता है। इसमें तीन तरीके के बता देना, एक इंट्रोवर्ट होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं और एक एम्बीवर्ट होते हैं। ओके। इंट्रोवर्ट जो सोशलाइज करना पसंद नहीं करते, एक्सट्रोवर्ट जो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, एम्बीवर्ट वो होते हैं जो अपनों के साथ ज्यादा सोशलाइज करते हैं और किसी अनजान के साथ इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, ठीक है। फिर आप इसमें बता देना कि हमारी एजुकेशनल अचीवमेंट्स के आधार पर हम अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या बताओगे कि कोई बच्चा जो है उसको बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, हाई क्लास, एकदम एलीट क्लास की जो शिक्षा है वो मिल रही है क्योंकि उसके माँ बाप के पास बहुत पैसा है। कुछ बच्चे जो हैं उनको एकदम लोअर क्लास की शिक्षा मिल रही है, स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे टीचर अच्छे नहीं है तो उनको उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। उसके बाद इसमें आपने बता देना है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति। आपके माँ बाप बहुत अमीर है, मेरे माँ बाप उतने अमीर नहीं है, इस तरह से आपने बताना है इसमें रिच एंड पुअर का, ठीक है। तो जितने भी डिफरेंसेस होते हैं, फिर इंटेलिजेंस बता देना आप इसमें कि किसी का आईक्यू जो है वो 70 होता है, किसी का आईक्यू जो है वो 90 होता है, किसी का आईक्यू जो है वो 140 होता है, ठीक है। इसमें आप बता देना ये बच्चे डम्ब हो जाते हैं, ये बच्चे एवरेज होते हैं 90 वाले, 140 वाले जो होते हैं ये जीनियस होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आधार आपको आए कि मेरी हाइट उसकी हाइट अलग है, हमारा रंग अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ये सब क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मैं और आप अगर हम ये लिस्ट निकालें तो ये जो लिस्ट ऑफ वेरिएशन हम जिसको बोलते हैं कि आप में और मुझ में क्या फर्क है, ये अनलिमिटेड है, ठीक है। अगर मैं और आप दोनों बैठ जाएं और किसी तीसरे बंदे से बोले कि हम दोनों में फर्क बताओ तो ये फर्क अनलिमिटेड होगा, ठीक है। वो हमारे शरीर से शुरू करेगा, हमारे धर्म पे पहुंचेगा, हमारी जाति पे पहुंचेगा, ठीक है, और पहुंचते पहुंचते हमारी शिक्षा पे, हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी बुद्धि पे, हर चीज पे वो पहुंच जाएगा। तो ये लिस्ट ना खत्म होने वाली होती है। क्लियर? इसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट समझ आ गया? क्लियर है? चौथा पॉइंट, हमारा जो विकास होता है, डेवलपमेंट, बेटा ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणात्मक है ये, ठीक है। गुणा करना है इसको, हेरिडिटरी प्लस एनवायरमेंट नहीं करना, ठीक है। एडिटिव नहीं है ये प्रोडक्ट है,
ओके, प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, आपने इसके अंदर ये बताना है कि विकास जो है इसमें हमारे जीन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। प्लस इसमें एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में दो तरीके के एनवायरनमेंट आते हैं बेटा, यानी वातावरण। एक वातावरण होता है आपका प्री नेटल एनवायरनमेंट और एक होता है पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट। प्री नेटल होता है गर्भ का और पोस्ट नेटल होता है जन्म के बाद का, ठीक है। जीन्स में आपने क्या बताना है, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देना है जीन्स में कि मेल होता है, पापा होते हैं, मम्मी होती है, इनमें एक्स वाई होता है, इनमें एक्स एक्स होता है, ठीक है। ये इस तरह से मिलते हैं, तो एक्स वाई और एक्स एक्स 50-50% चांसेस रहते हैं दोनों के, ठीक है, गर्ल या बॉय होने के। ये मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। तो जो जीन्स होते हैं उसमें हमें हमारे माँ बाप के जीन्स मिले होते हैं, हमारे माँ बाप का डीएनए होता है उसके अंदर, इसीलिए हम जो है, हमारा जो विकास है वो हमारे जीन्स पे निर्भर करता है। तो इसमें उदाहरण क्या दोगे आप, इसमें उदाहरण ये दे सकते हो कि कोई माँ बाप, मान लीजिए पिता है, फादर है, ठीक है, ये ब्लाइंड है, तो ये संभावना है कि इनका जो बच्चा होगा वो भी ब्लाइंड हो सकता है, ठीक है। और अगर दोनों ही माता पिता दोनों ही ब्लाइंड हैं तो बच्चा ब्लाइंड होगा ही होगा, क्योंकि ये जो जीन है, देखने वाला जो जीन है, ये बच्चे के अंदर गया ही नहीं। तो इस तरीके से आप हेरिडिटरी समझाओगे, ठीक है। तो हेरिडिटरी में जीन्स का रोल बताना है आपको, फिर एनवायरनमेंट पे आना है आपने, वातावरण पे। प्रीनेटल एनवायरनमेंट यानी कि ये जो गर्भ होता है, गर्भ के अंदर बच्चे की विकास की जो जिम्मेदारी है बेटा, वो किसकी होती है, पूरी की पूरी मदर की। अब यहाँ पे नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि माँ की जिम्मेदारी ही क्यों होती है, बाप की क्यों नहीं होती। यहाँ पे माँ की जिम्मेदारी से कहने का मतलब ये है कि माँ खुश रहेगी, माँ को अच्छा खाना दिया जाएगा, माँ को अच्छा माहौल दिया जाएगा, माँ का ख्याल रखा जाएगा, तो जो है बच्चे का जो गर्भ के अंदर विकास है वो अच्छा होगा। हैप्पी मदर, हेल्दी चाइल्ड, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो अपने आंसर में, हैप्पी मदर, हेल्दी चाइल्ड। जन्म के बाद में आप क्या लिखोगे कि बच्चा गर्भ के अंदर था तब माँ का ख्याल रखना बहुत जरूरी था, माँ का ख्याल रखा गया है तो बच्चे का गर्भ में विकास अच्छा हुआ है, ठीक है। जन्म के बाद जब बच्चा दुनिया में आ गया है तो अब भी उसके विकास की बहुत जरूरत है, यानी कि अब उसको अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन, ठीक है, क्लीन एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीजें, अपॉर्चुनिटीज, अवसर देने हैं बच्चे को, लव एंड केयर देना है बच्चे को, ठीक है। ये जन्म के बाद का वातावरण है। वातावरण क्या होता है बेटा, वातावरण होता है आपके आसपास जो कुछ भी है वो आपका वातावरण है, ठीक है। आपके आसपास आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपकी बुक, किताबें, ये सब आपका वातावरण है, ठीक है। तो वातावरण में सब कुछ आ गया, हर एक चीज आ गई। तो आप, एक बच्चा है, स्लम एरिया के अंदर है, वहां गंदा पानी है, झुग्गी है, बैठने की जगह नहीं है, कूड़ा करकट है, ठीक है। तो उसका वातावरण क्या है, खराब है, उसका जो विकास होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना उस बच्चे का विकास होगा जो एक साफ सुथरी जगह पे, मिडिल क्लास है लेकिन एक साफ सुथरा घर है, वहाँ कूड़ा करकट नहीं है, ठीक है, साफ पानी है, उसको सनलाइट मिल रही है डेली की, तो उसका विकास बेहतर होगा शरीर से भी और कॉग्निशन, इमोशन और सोशल से भी। आ गया क्लियर, चौथा पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा मैम बस बड़बड़ाए जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे को ना सीटेट की तरह पढ़ाने की आदत है, मैं बिल्कुल बुक से लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाती हूँ, मेरा ये रहता है कि मैं बच्चों के टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर दूँ। तो अगर तुम्हें लगे कि मैं बहुत स्पीड में जा रही हूँ तो प्लीज बोल देना। टोटल डेवलपमेंट, पांचवा आता है हमारा टोटल डेवलपमेंट। टोटल डेवलपमेंट में एक ही लाइन लिख के आनी है कि विकास जो होता है उसका मतलब होता है बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि समग्र विकास। और समग्र विकास क्या होता है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी, इमोशनल डेवलपमेंट भी, और डेवलपमेंट डाल देना इसके अंदर, मोटर डेवलपमेंट भी, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी, मॉरल डेवलपमेंट भी, ठीक है। ये सारे के सारे विकास जो है बच्चे के होने चाहिए, बस इसमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना फिफ्थ पॉइंट में,
सिक्स्थ में आ जाता है हमारा मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन क्या होती है बेटा? परिपक्वता। परिपक्वता किससे आती है? एज से। लर्निंग क्या होती है? अधिगम। अधिगम किससे आता है? अनुभव से, एक्सपीरियंस से। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सहायक, सॉरी पूरक हैं एक दूसरे के। ठीक है। जब अब इसको कैसे समझाओगे पॉइंट्स को, कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं। जब हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं तो उससे हमारी लर्निंग होती है। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उस चीज़ के बारे में हमारे अंदर मेच्योरिटी आ जाती है। ठीक है। मैं 2 साल की थी तो मुझे नहीं पता था कि गरम बर्तन जो है उसको बेयर हैंड से नहीं छूना। ठीक है, मुझे ये नहीं पता था। मैंने एक दिन टच कर लिया, मेरा हाथ जो है वो जल गया। ठीक है, ये क्या हुई? लर्निंग। किससे हुई? इस एक्सपीरियंस से। ठीक है। अब मेरी समझ में आ गई कि गरम बर्तन जो है उसको किसी मतलब हॉट यूटेंसिल जो है आपका, उसको आपने क्या करना है, जो होल्डर होता है या कोई क्लोथ होता है, इससे आपको पकड़ना है। ये मेरी मेच्योरिटी है। अकल आ गई मतलब मुझे। आ गया समझ ये वाला पॉइंट भी? अपने आंसर्स में जितने उदाहरण भरोगे उतना बेस्ट है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना, एग्जाम्पल्स देना, पॉइंटर्स पे आना, कंक्लूड कर देना। ठीक है, आ गया समझ? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट हो जाएगा ये? 7th, डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। अब देखो, इसमें आपने क्या बताना है कि विकास जो होता है बेटा, ये 2 दिशाओं में होता है। ठीक है। पहली दिशा जो होती है इसके अंदर, इसको बोला जाता है सिफेलो कॉडल डायरेक्शन। ठीक है। और दूसरा जो होता है इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। हिंदी में आपका सिर से पाँव की ओर, वैसे कुछ और नाम भी होते हैं इनके, शीर्ष अधोमुखी, और इसका भी याद नहीं आ रहा। सिर से पाँव की ओर, और ये आपका रीढ़ की हड्डी लिखा हुआ है इसमें, अंदर से बाहर की ओर। अब इसको समझना, बहुत अच्छी प्रिंसिपल है इसकी। ठीक है, इसमें आप डायग्राम बना के आ सकते हो, आपका एक पेज इस प्रिंसिपल में बहुत आसानी से भर सकता है। ठीक है। सिफेलोसॉडल डायरेक्शन क्या होता है? आप इसमें बताना कि ये वो दिशा होती है जिसमें हमारा जो विकास है वो हेड टू टो होता है। यानी कि कैसे समझाओगे? पहले ये डायग्राम बनाना है आपने इसमें, इस तरीके से। यहाँ पे लिखना है हेड, यहाँ पे लिखना है आपने टो। आप इसमें बताओगे कि सबसे पहले जो है बच्चा, एक छोटा सा जो बेबी होता है, वो अपना हेड संभालना शुरू करता है 1 मंथ पे। ठीक है। 1 मंथ पे उसने अपना सर संभालना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर 5वें महीने तक ये जो बच्चा है अपनी कमर, बैक जो होती है, इसको संभालना शुरू कर देता है, यानी यहाँ तक वो अपना संभालना शुरू कर देगा 1 महीने पे, 5वें महीने पे। ठीक है। यानी कि अब जो ये बच्चा है ये क्या करना शुरू कर देगा? बैठना। 1 महीने के बच्चा जब हो जाता है, 1 महीने तक आप बच्चे को जब गोद में लेते हो तो उसके सर पे हाथ लगाते हो ना, लेकिन जब वो 1 डेढ़ महीने का हो जाता है तो उसके बाद आप उसके सर पे हाथ नहीं लगाते। आपका जो हाथ है वो उसके स्पाइन पे आ जाता है, गर्दन पे। राइट। वो अपनी सर जो है, अगर आप उसके साथ छुपन छुपाई खेलने की कोशिश करते हो, छुप के वो आपको इधर उधर सर हिलाता है, तो वो बहुत इजीली अपना हेड मूव कर लेता है। तो ये इसका विकास है कि पहले उसने अपना सर संभालना शुरू किया। सिफेलोसॉडल क्या है? बैलेंस करना, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है। तो हेड संभाला पहले, अब वो बैठना शुरू कर देगा 5वें महीने तक। ठीक है। 9 मंथ पे ये जो बच्चा है ये अपनी नीज पे आ जाएगा,
यानी कि अब ये रेंगना शुरू कर देगा, क्रॉल करना शुरू कर देगा। कुछ बच्चे घुटनों पे चलते हैं, कुछ बच्चे अपने हिप्स पे रगड़ रगड़ के चलते हैं। ठीक है, तो अब विकास कहाँ पहुंच गया? अब विकास यहाँ पहुंच गया 9वें महीने पे। ठीक है, फिर आप इसके अंदर लास्ट में बताओगे कि 11 महीने तक का बच्चा जो है ये अपनी फीट पे पहुंच जाता है, यानी कि स्टैंड हो जाएगा और वॉक करना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चा जो है अपने टोस तक पहुंच गया, अपनी फीट तक पहुंच गया 11वें महीने पे। ठीक है, बच्चा जो है अब वो चलना शुरू कर देता है, वो खड़ा होना शुरू कर देता है। तो विकास जो है उसने अपने शरीर को संभालना, बैलेंस करना कैसे शुरू किया? सर से पांव तक। आ गया ये वाला समझ, पहला वाला? ठीक है, अब आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन का मतलब होता है बेटा सेंटर से पेरीफेरी। पेरीफेरी क्या होता है? बाहर। ठीक है, एक्सटीरियर, अंदर से बाहर की ओर। डायग्राम क्या बनाओगे? ऐसे, ऐसे और ऐसे, सेंटर, पेरीफेरी। एक और डायग्राम बनता है इसमें। सेंटर से पेरीफेरी में पहले आप क्या समझाओगे? जैसे इसमें आप पहले गर्भ वाला बताना है आपने, कि बच्चे का जब विकास होता है गर्भ के अंदर तो सबसे पहले उसका दिल बनता है, हार्ट। ठीक है, 2 महीने का जो बच्चा हो, 2 महीने की जो प्रभु होती है, प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होती है गर्भ की, वूम्ब की बात कर रही हूँ, 2 महीने पे माँ जो है उसको अपने बच्चे की हार्ट बीट महसूस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हार्ट के बाद जो है बेटा उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब हार्ट बन गया, फिर उसके अंदर के जो ऑर्गन्स बाकी हैं, लिवर, लंग, उसकी बात हम नहीं करते हैं, सीधे एक्सटर्नल ऑर्गन पे आ जाते हैं। यानी कि उसके लेग्स एंड आर्म्स जो हैं ये बनना शुरू हो जाते हैं 9 मंथ आते आते। 9 महीने तक आते आते उसका जो शरीर है वो पूरा बन जाता है। तो अंदर से बाहर की ओर गए, दिल कहाँ है? अंदर। ठीक है, हाथ पैर कहाँ है हमारे? बाहर। ठीक है, पहली चीज आपने ये बताई। दूसरी चीज आप क्या बताओगे प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर? ये बताओगे कि ये जो विकास है ये ग्रॉस से फाइन की ओर जाता है, यानी इस दिशा को जीएफ कहा जाता है, गर्लफ्रेंड नहीं, जीएफ, ग्रॉस टू फाइन। ग्रॉस टू फाइन का मतलब क्या है? कि जब बच्चा जन्म के बाद, गर्भ बता दिया आपने, गर्भ के अंदर क्या हुआ? जन्म के बाद यानी आफ्टर बर्थ बच्चे का जो विकास होगा बेटा वो बिग मसल से छोटी मसल्स की ओर होगा। यानी बच्चा जो है पहले अपनी बड़ी मसल्स को हैंडल करता है, अपनी बड़ी मसल्स को यूज करता है। ठीक है, बाद में वो अपनी छोटी मसल्स को यूज करेगा, पहले बिग मसल्स को, बाद में छोटी मसल्स को। इसमें आप क्या समझाओगे? आप ये डायग्राम बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, कि ये इसकी बड़ी मसल्स हैं भाई, हाथ और पैर की। एक छोटा बेबी जो होता है वो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि अपने हाथ और पैर चलाता है, भर भर के फेंकता है अपने हाथ और पैर। ठीक है, पूरे पूरे हाथ, पूरे पूरे पैर चलाता है वो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मान लीजिए 2 से 3 साल का जब वो बच्चा हो जाता है, तब वो अपनी छोटी छोटी जो ये हैं मसल्स हैं इनका इस्तेमाल करना शुरू करेगा। जैसे कि पेन पकड़ना सीखेगा। ठीक है, जब वो 3 से 4 साल का होगा तो ये बच्चा जो है लिखना शुरू करेगा। तो जब लिखना शुरू करेगा तो इसमें हैंड्स और आईज, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले बच्चा आपका बड़ी मसल्स यूज करता है, एक छोटा बेबी जो होता है, आप उसको कुछ पकड़ाओगे तो वो पूरे हाथ से पकड़ेगा अपने। ठीक है, अपनी छोटी छोटी 1 फिंगर 2 फिंगर नहीं यूज करेगा, पूरे हाथ से उस चीज को ग्रैब कर लेगा। ठीक है, हाथ मारेगा, पैर मारेगा, फेंक देगा उस चीज को। ये आपके प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन होता है। क्लियर हो गए दोनों डायरेक्शंस? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बेटा ये आपकी। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है, ये काम आएगी आपके अगले साल भी। सीटेट करते हैं आप तो उसमें भी आपके काम आएगी। ठीक है, अब आता है हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप डालोगे प्रिडिक्टेबिलिटी का। ठीक है, प्रिडिक्टेबिलिटी यानी भविष्यवाणी। प्रिडिक्टेबिलिटी में हम क्या बताते हैं? प्रिडिक्टेबिलिटी में आपने एक वो लाइन सुनी होगी, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, सुनिए।
तो ये वही है प्रिडिक्टेबिलिटी, कि माँ बाप जो होते हैं ये एक प्रिडिक्शन बना लेते हैं, या माँ बाप हो गए या कोई भी हो गया, वो बच्चे को देख के एक प्रिडिक्शन बना लेता है, उसकी हरकतें देख के, उसके काम देख के एक प्रिडिक्शन बना लेते हैं कि इन फ्यूचर ये बच्चा जो है वो क्या बनेगा। ठीक है, जैसे आप सब ने भी ये चीज की होगी, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो अगर वो बहुत ज्यादा किक करता है, बहुत ज्यादा लात मारता है, तो आपके मुंह से निकला होगा कि बड़े होके फुटबॉलर बनेगा ये तो। ठीक है, अगर आपके घर में कोई बच्चा जो है उस वो बहुत समझदार है या पढ़ाई में बहुत अच्छा है, छोटा सा ही नर्सरी क्लास के अंदर ही फर्स्ट आ रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई ये जो है ये तो जीनियस बनेगा बड़े होके, ये तो मेरा बच्चा जो है इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। आपका छोटा सा बच्चा है वो खिलौ डॉक्टर के खिलौनों से खेल रहा है। ठीक है, एक बच्चा है वो ड्रम बहुत अच्छा बजा रहा है, या उसको गिटार ड्रम ऐसे जो खिलौने हैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप उसको एक बोल दोगे कि मेरा जो बच्चा है ये तो म्यूजिशियन बनेगा। होता है ना ऐसा, किया होगा ना ये सब आप सबने, आपके साथ भी हुआ होगा जब आप छोटे रहे होंगे, मम्मी पापा ने प्रिडिक्शन लगा लिए होंगे पहले से कि मेरा बच्चा तो ये बनेगा वो बनेगा। तो विकास जो होता है, बच्चे का विकास देखकर, किस दिशा में उसका विकास हो रहा है, किस तरीके का विकास हो रहा है, उसको देख के फ्यूचर प्रिडिक्शन लगा लिए जाते हैं, भविष्यवाणी होती है। ये भविष्यवाणी बेटा सच हो भी सकती है, ठीक है, और नहीं भी, सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल आप वो बच्चा जो है बड़े होके म्यूजिशियन ही बन जाए, हो सकता है बड़े होके उसका टेस्ट बदल जाए, उसको म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट ना रहे। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब है कि आपका जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसमें बच्चा जो है वो पहले चीजों को जनरलाइज करता है। जनरलाइज यानी सामान्यकरण करता है। पहले वो हर चीज को समान समझता है, एक समान। जैसे इसमें आप क्या एग्जाम्पल दोगे, एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो ऑल मैन आर पापा, एक एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो ऑल बर्ड्स आर चिड़िया, एक एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो ऑल फोर लेग्स वाइट एनिमल्स आर काउ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है आपने, सामान्य से विशिष्ट की ओर में, कि बच्चा जो है पहले सामान्यकरण करता है। उसको ये लगता है कि अगर उसको बता दिया गया है कि बेटा ये एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, इनकी मूछें हैं या मूछें नहीं भी हैं, छोटे बाल हैं, ठीक है, ये पैंट शर्ट जो है वो पहनते हैं, आपकी पैंट शर्ट पहनते हैं ये, ठीक है, तो ये पापा है। ओके, तो इसके बच्चे के सामने अगर अंकल आ रहे हैं तो ये इनको भी पापा बोल देगा, ठीक है, दादा आ रहे हैं तो ये इनको भी पापा बोल देगा, ठीक है, कोई भाई आ रहा है तो उसको भी पापा बोल देगा। जो जिनके भी फीचर्स जो है कॉमन है, सेम है, सामान्य है, ये उन सबको पहले पापा ही समझेगा। बाद में जब ये धीरे धीरे बड़ा होगा तो इसको पता चलेगा कि पापा जो है वो हैं जिनसे मैं पैदा हुआ हूँ, जन्मा हूँ, जिनके जीन से, ठीक है, अंकल मेरे पापा के भाई हैं, दादा मेरे पापा के पापा हैं, भाई मेरे पापा का बेटा है जो मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, तो ये सामान्य जनरल से स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं, स्पेसिफाई करना। ठीक है, मैंने बोला शेप्स, शेप्स क्या है, एक जनरल टर्म, पर आपने बोला ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, ये क्या है, स्पेसिफिकेशन, कि कौन से शेप, भाई स्पेसिफाई तो करो, यही होता है मतलब। ठीक है, तो ये ऑल मैन आर पापा, ऑल बर्ड्स आर चिड़िया। जब हम छोटे होते हैं तो हम हर बर्ड को चिड़िया बोल देते हैं। अब मैं कबूतर कौए की बात नहीं कर रही, कबूतर कौआ तो हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि वो कौआ है, कबूतर है। चिड़िया जैसे कि आपकी मैना हो गई, ठीक है, आपकी गुलसर हो गई, ठीक है, स्पैरो जो होती है छोटी सी ब्राउन कलर की होती है, आपकी अबाबील हो गई, ये जो चिड़िया होती हैं हम इन सबको ही चिड़िया बोल देते हैं। बट जब हमें स्कूल जाते हैं हम वहाँ पे देखते हैं, हमें बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता है कि अच्छा ये ब्राउन कलर की छोटी सी स्पैरो है, ये सबसे छोटी हमिंग बर्ड है, ये स्टिंट बर्ड है, ये फ्लेमिंगो है, या ये बर्ड है, तो हमें उन चिड़ियाओं की स्पेसिफिकेशन समझ आती है।
ठीक है। इसी तरीके से चौथा एग्जाम्पल कि एक गाय जा रही थी, माँ बाप ने दिखाया कि उस गाय के चार पैर थे, सफेद रंग का वो जानवर था, माँ बाप ने कहा ये काऊ है, काऊ है। तो अगर वो बच्चा हॉर्स को देखता है और वो सफेद रंग का है, उसके चार पैर हैं, तो वो इसको भी काऊ बोलेगा। ठीक है, जब वो छोटा होगा, बाद में वो उसको स्पेसिफिकेशंस क्लियर आएंगी कि गाय क्या होती है और घोड़ा क्या होता है। आ गया समझ ये वाला पॉइंट भी? ठीक है। इसके बाद इसमें एक लास्ट पॉइंट आप डालोगे, 10वां पॉइंट, वो होता है इंटीग्रेशन, एकीकरण। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा दो चीजों को एक साथ मिला के पढ़ाना। ठीक है। मिक्सिंग टू टॉपिक्स इन वन, या मिक्सिंग टू सब्जेक्ट्स इन वन टॉपिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। इंग्लिश की क्लास में मैम ने बोला है बेटा सेव वाटर के ऊपर आपने क्या लिखना है, एस्से लिख के लाना है। ठीक है। और मेरी एसएसटी की क्लास हुई थी, एसएसटी की क्लास के अंदर एक चैप्टर था वाटर रिसोर्सेस। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले चैप्टर की जो नॉलेज थी मेरी, जैसे कि पानी जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, पानी कितने परसेंटेज अवेलेबल है, कितना फ्रेश वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। होने को तो 70% पानी है, लेकिन यूज़ तो हम सिर्फ 0.01 ही कर पाते हैं। ठीक है, 2% में से बाकी का जो है वो ग्लेशियर में भरा पड़ा है। ठीक है। फ्रेश वाटर जो है वो कितना यूज़ कर पाते हैं। ठीक है। ये वाली नॉलेज को मैंने इसमें डाल दिया, सेव वाटर वाले एस्से में। ठीक है। तो ये जो काम मैंने किया बेटा, एसएसटी की क्लास का नॉलेज का यूज मैंने इंग्लिश की क्लास में कर दिया, इस चीज को बोलते हैं एकीकरण, इंटीग्रेशन। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, आपकी क्लास थर्ड से फिफ्थ तक में ईवीएस की बुक होती है। ईवीएस जो होती है वो साइंस और एसएसटी का इंटीग्रेशन है। ठीक है। ईवीएस की बुक जो है वो क्या है, आपकी साइंस और एसएसटी का इंटीग्रेशन है। यानी इसमें साइंस के भी टॉपिक्स हैं और एसएसटी के भी टॉपिक्स हैं, दोनों को कंबाइन करके एक बुक बना दी गई है, वो है ईवीएस। आगे समझ एकीकरण का मतलब। ये आपका प्रिंसिपल्स खत्म हो गए। सेकंड क्वेश्चन आपका यूनिट 1 का ओवर। ठीक है। अब थर्ड आता है बेटा हमारे अलग अलग विकास और उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि अगर आपसे बोला जाता है कि सिंपल ये बताओ फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, अभी कोई विकास जो है इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि फिजिकल मोटर या फिजिकल कॉग्निटिव या तुम्हारा सोशल या इमोशनल, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। बस ये कह रहे हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो इसके अंदर आपके सिर्फ दो ही पॉइंट्स आते हैं बेटा, एक आता है हेरिडिटी, ठीक है, और दूसरा आता है एनवायरमेंट। अब आप कहोगे कि मैम ये क्वेश्चन 8 नंबर में आएगा तो हम 2 पॉइंट में कैसे समझाएंगे, तो वो मेरा काम है आपको बताना कि 2 पॉइंट में आप कैसे समझाओगे। देखो, आप शुरुआत करोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट में, सबसे पहले जो आप शुरुआत करोगे वो ये करोगे, डेवलपमेंट होता क्या है। तो जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था, उसको आपने आधे पेज या एक पेज के अंदर लिख देना है शॉर्ट में करके। फिर आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, अंडरलाइन फर्स्ट पॉइंट, वंशाणु, क्या बोलते हैं हेरिडिटी को हिंदी में, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता। मेरा गला सूख गया है, 2 मिनट दे दो पानी पी लूँ, ठीक है, अदरवाइज मुझे खांसी उठने लगेगी और फिर तुम्हें मेरी खौखा सुननी पड़ेगी। पानी पी लूँ, कोई इशू नहीं है? ओके ओके, बस 1 मिनट में आ रही हूँ।
चलिए हेरिडिटरी पे आएंगे, अनुवांशिकता। ठीक है, हेरिडिटरी में आप कैसे बताना शुरू करोगे कि आप ये बताना शुरू करोगे कि ये जो अनुवांशिकता का जो कारक है ये कब होता है, ये कंसेप्शन के टाइम से शुरू हो जाता है। ठीक है, जब माँ जो है कंसीव कर लेती है बच्चे को गर्भ के अंदर, यानी वूम्ब के अंदर जो है, ये हमारा काम यहाँ पे शुरू हो जाता है हेरिडिटरी का। ठीक है, फिर इसमें आप बताओगे कि इसमें किसका रोल होता है। इसमें रोल होता है बेटा हमारे जीन्स और क्रोमोसोम्स का, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, उनका रोल होता है इसके अंदर। हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे एजेंट्स होते हैं अनुवांशिकता के। हेरिडिटरी जो भी माँ बाप के फीचर्स हैं जो हमारे अंदर आ रहे हैं वो किससे मिलते हैं, हमें क्रोमोसोम्स जीन से, क्योंकि इन्हीं के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या बताओगे कि आपने बता देना है हेरिडिटरी के अंदर क्या क्या फीचर्स हमें हमारे माँ बाप से मिल जाते हैं, जैसे कि हाइट हो गई, ठीक है, वेट हो गया, ठीक है, फेस कलर हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्शन, ओके, हेयर टेक्सचर हो गया, बालों का टेक्सचर, इंटेलिजेंस हो गई, बुद्धि, ठीक है, और क्या बता दोगे इसके अंदर, कलर ऑफ आईज, एटसेट्रा। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं हमें हमारे माँ बाप से मिलती हैं, हमारे जीन्स में से मिलती हैं। ठीक है, इसमें फिर आपने क्या बताना है कि जीन्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है कि जीन्स की वजह से ही जो है हम हमारे पेरेंट्स से जो है सिमिलर लगते हैं देखने में। पेरेंट्स से नहीं तो बुआ से या चाचा से, मतलब उस फैमिली के जो जीन्स हैं उनसे हम मिलते जुलते हैं। आप इसमें आप ये उदाहरण दे दोगे कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो उसको देखते ही ये बोला जाता है कि ये तो पापा पे गया है, ये तो मम्मी पे गया है, या ये तो बुआ पे गया है, या ये तो दादा पे गया है। ठीक है, उसके फीचर्स को देख के ये चीज़ बोल दी जाती है, तो सिमिलैरिटीज मिलती हैं ऑफस्प्रिंग को अपने माँ बाप से। इसके बाद बेटा हेरिडिटरी में आपने आ जाना है सीधे मैकेनिज्म पे। ये इतना आपने राम कथा बता दी इसके अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ पे हेडिंग डालना मैकेनिक्स ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अनुवांशिकता किस तरीके से काम करती है। तो इसके अंदर मैकेनिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता है किसी को? नहीं पता, कोई बात नहीं, लिख देना कुछ भी, अनुवांशिकता के कार्य ऐसे लिख देना। ठीक है, तो कैसे बताओगे आप इसमें, इसी तरीके से बनाना बिल्कुल, फीमेल मेल, ठीक है, फीमेल का एक्स एक्स क्रोमोसोम, मेल का एक्स वाई क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे लिखना ओवम, अंडा, ठीक है, यहाँ पे लिखना आप स्पर्म। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी वीक है थोड़ी सी मेरी, ठीक है, बट कोई नहीं, बता देती हूँ मैं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया तुम्हें, चलो देख लेना। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं है। हिंदी वाले बच्चे एक दो टर्म आप जैसे कुछ टर्म्स होते हैं ना कि अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो लग रहा है कि मुझे इसकी इंग्लिश नहीं आ रही, तो वो टर्म आप हिंदी में लिख के आ सकते हो, और हिंदी वाले बच्चों को लग रहा है कि मुझे इसकी हिंदी नहीं आ रही, तो वो टर्म आप इंग्लिश में लिख के आ सकते हो। ठीक है, इस तरह से बताना है। इसके बाद आप ऐसे लिखना, और यहाँ पे लिखना जॉइंट सेल, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन जाता है हमारा। हाँ, शुक्राणु, ये शुक्राणु हो गया आपका। ठीक है, फिर जाइगोट हो जाता है युग्मनज, युग युग्मनज, युग्मनज। ठीक है, जाइगोट बन जाता है आपका। अब जाइगोट के अंदर अब जो ये डायग्राम बन रहा है इसको आपने लिख के भी समझाना है। ठीक है, ये जो डायग्राम आप बना रहे हो इसको आपने लिख के भी समझाना है, बिल्कुल इसी तरीके से कि एक नर होता है, एक मादा होती है, नर में एक्स वाई होता है, मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, मादा का ओवा होता है, नर का स्पर्म होता है। ओवा और स्पर्म जब मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, तो एक जाइगोट बनता है जिसको युग्मनज कहा जाता है। ये जो जाइगोट होता है इसमें 23 पेयर होते हैं गुणसूत्र के। ठीक है, 23 क्या होते हैं, हमारे गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 23 क्रोमोसोम मिलके क्या बनाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। 23 आपको किससे मिले, माँ से। 23 क्रोमोसोम आपको किससे मिले, पिता से। दोनों ने मिलके क्या बनाया, जो जाइगोट है हमारा, उसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 46 क्रोमोसोम्स, यानी 23 पेयर,
46 को अगर दो दो में बांट दूंगी, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं उनको दो दो के जोड़े में बांट दूंगी तो 46 का आधा 23 जोड़े होते हैं इसके अंदर। ये बताया आपने। इसके बाद इस चीज को पूरा आपने लिख के बता देना है। ठीक है, कि जब स्पर्म जो है आपका फीमेल ओवा के अंदर घुसता है, ठीक है, तो आपका एक जेनेटिक वो होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है, जिससे कि जाइगोट बनता है। तो जब जाइगोट बनता है तो उसके अंदर मादा के और नर के 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, दोनों मिला के 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं इस बच्चे के अंदर। फिर आपने इसमें दूसरी चीज बतानी है, सेक्स ऑफ चाइल्ड। 46 क्रोमोसोम आ गए बच्चे के अंदर। आप इसके अंदर बताओगे कि 23 पेयर के अंदर से जो 22 पेयर हैं, ये तो एज इट इज मिल जाते हैं हमें हमारे माँ बाप से, इसीलिए इनको बोला जाता है ऑटोजोम्स। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमें हमारे माँ बाप से एज इट इज बिल्कुल सिमिलर, जो सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं वो हमें हमारे माँ बाप से एज इट इज मिल जाते हैं, जिनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं। ऑटोजोम की हिंदी क्या होती है? इंग्लिश में ही लिख देना यार, याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, ऑटोजोम्स बोलते हैं। और जो 23वां पेयर होता है, 23rd बोल रही हूँ, आखिरी जोड़ा जो होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पहला जोड़ा है, फिर ये आपका दूसरा जोड़ा है, ऐसे करते 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 आप 23वें जोड़े पे पहुंचे। ठीक है, लास्ट। तो 23वां जोड़ो जो होता है बेटा, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेंट। यानी कि ये 23वां क्रोमोसोम जो है ये बताएगा कि बच्चा जो है वो गर्ल होगा या बच्चा जो है वो बॉय होगा। ठीक है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड निर्धारित हो गया आपका, ऐसे बता देना है आपने। फिर आ जाना है आपने, हेरिडिटरी चल रहा है अभी। तीसरी चीज इसमें बतानी है, नंबर ऑफ बेबीज, बच्चों की संख्या। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेबीज जो है ये कंसेप्शन के टाइम पे ही डिसाइड हो जाती है कि सिंगल चाइल्ड पैदा होगा, ट्विंस पैदा होंगे, या ट्रिपलेट्स पैदा होंगे, ठीक है, या क्वाड्रिपलेट्स पैदा होंगे। ये आगे की कहानी है। सिंगल चाइल्ड, ट्विन या ट्रिपलेट्स पैदा होंगे तो एक से ज्यादा बच्चे को जन्म देना जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बर्थ। अब मल्टीपल बर्थ जो होते हैं इसके अंदर जो है हमारे दो तरीके के बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसमें ये आपने बताना है, दो तरीके के बच्चे पैदा हो जाते हैं बेटा। एक हो जाते हैं आइडेंटिकल आइडेंटिकल ट्विंस, और एक हो जाते हैं हमारे फ्रेटर्नल ट्विंस। अब आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं? आइडेंटिकल यानी समरूप, और फ्रेटर्नल यानी असमरूप। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, ठीक है, तो आइडेंटिकल में आपने बताना है कि ये सेम एग, ठीक है, सेम स्पर्म से बनते हैं, सेम सेक्स होगा इन बच्चों का, यानी कि या तो दोनों बच्चे लड़कियां होंगे या दोनों बच्चे लड़के होंगे, और सेम फीचर्स यानी कि सेम फेस, देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे ये आइडेंटिकल वाले जो बच्चे होंगे। ठीक है, ये सेम एग से निकले हैं, सेम स्पर्म से निकले हैं, सेम सेक्स से निकले हैं। ठीक है, इनका सेक्स जो होगा वो सेम होगा, दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे, और इनके फेस जो है वो देखने में एक जैसे होंगे। दोनों में अंतर बताना मुश्किल होगा। ओके, फ्रेटर्नल जो होता है ये अलग ओवा से होता है। ठीक है, डिफरेंट ओवा, डिफरेंट स्पर्म, डिफरेंट और सेम सेक्स। इसमें जो संभावना होती है बेटा वो ये होती है कि या तो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे, या एक लड़का एक लड़की होगी। ये संभावना इसके अंदर ज्यादा होती है, एक लड़का एक लड़की पैदा होने की। डिफरेंट इनके फेसेस होंगे, फेस फीचर्स, यानी कि आप देख के बता दोगे कि कौन सा वाला अलग है। थोड़ा सा जो इनका चेहरा है वो अलग होगा, बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, ये आपके फ्रेटर्नल ट्विंस हो जाते हैं। फिर आता है, ये हो गया हेरिडिटरी। अब ये देखो, हेरिडिटरी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, 4 पेज भर गए हमारे।
ओके। अब दूसरा आ जाता है हमारा पॉइंट एनवायरमेंट। तो एनवायरनमेंट में आपने वही बताना है कि एनवायरनमेंट जो होता है ये दो तरीके का होता है। पहला हमारा प्रीनेटल यानी गर्भ के अंदर का एनवायरनमेंट। तो गर्भ के एनवायरनमेंट में आपने क्या देखना है, हैप्पी मदर, हेल्दी चाइल्ड। तो माँ जो है इसको न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है या नहीं, ठीक है। माँ जो है ये खुश रह रही है या नहीं, माँ जो है इसको कोई भी एक्सीडेंट होने से बच रही है या नहीं, ठीक है। स्टेयर्स पे उतरना चढ़ना इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं, फैमिली लव एंड केयर उस माँ को मिल रहा है या नहीं, ठीक है। कोई मेडिसिन्स मेडिकल केयर उसको कैसी मिल रही है। इसके बाद आपने इसमें बता देना है कि कोई गलत इंजेक्शन ना लग जाए। डॉक्टर जो है वो चेक किया जाए जब उसको इंजेक्शन लगते हैं माँ को, तो वो गलत ना लग जाए, सही इंजेक्शन लगाया जाए। ये सारे आपने प्रीनेटल के एनवायरनमेंट बता देने हैं। दूसरा आफ्टर बर्थ एनवायरनमेंट। तो आफ्टर बर्थ में आपने क्या बता देना है कि जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो उसका खाना पीना, ठीक है, उसकी एजुकेशन, उसका घर, क्लीन एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें उसे अच्छी मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उसको अच्छी मिल रही हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, समाज अच्छा मिल रहा है, सोसाइटी अच्छी मिल रही है, अच्छे मॉरल्स उसको सिखाए जा रहे हैं, अच्छे कल्चरल वैल्यूज़ उसको दिए जा रहे हैं, तो उसका जन्म के बाद जो है भी विकास होता रहेगा। एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए तो अच्छा विकास होगा। आ गया समझ, क्लियर है। अब इसमें 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, है ना। अब हमारे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। 1 मिनट दे दो बस, देख लूँ मैं। ह्यूमनिस्टिक में मैस्लो की थ्योरी है, इसके बाद पियाजे की थ्योरी है आपकी, ब्रूनर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। जितने भी विकास हैं हमारे उन सब के फैक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ, फिर कल हम इस यूनिट को ख़त्म करके नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ इन्हीं में से पेपर आता है बेटा, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे हों, हिंदी वाले बच्चे हों, आप ये वीडियो जो है रिकॉर्डिंग देख लेना जब भी आप पेपर के लिए रिवीजन करने जाओगे, क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट, अब इन्होंने स्पेसिफिकेशन दे दी है, ठीक है, कि भाई शारीरिक विकास जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे कि फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है। पहले इंट्रोडक्शन देना है हमेशा कि भाई शारीरिक विकास वो होता है जिसमें हमारे शरीर का विकास होता है, यानी जिसमें हमारी हाइट, वेट, शेप, साइज, इन सब में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमारी हाइट बढ़ती है, वजन बढ़ता है, शेप बढ़ता है, साइज बढ़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं। इसमें हमारी मसल्स का भी विकास होता है। इसमें आप ग्रॉस और फाइन मोटर बता देना, ठीक है, कि हमारी बड़ी मसल्स का विकास होता है पहले, फिर हमारी छोटी मसल्स का विकास होता है। इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप हेडिंग डालोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। पहला पॉइंट कि भाई शारीरिक विकास जो है वो किन कारकों से प्रभावित हो सकता है। सबसे पहला, जितने भी डेवलपमेंट आएंगे बेटा, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सब में एक पॉइंट एनवायरनमेंट जरूर रहेगा और दूसरा पॉइंट हेरिडिटरी जरूर रहेगा। ये मैंडेटरी है, ये दोनों पॉइंट आपने सब में डालने हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका वातावरण, ठीक है। वातावरण में शरीर के लिए आप क्या डालोगे, शरीर के लिए आप ये डालोगे कि अगर बच्चा जो है वो क्लीन एयर, ठीक है, स्पेशियस हाउस, प्लेग्राउंड, ठीक है, ये सारी चीजें अगर उसको मिल रही हैं तो बच्चे का जो विकास है, शारीरिक विकास, वो अच्छा होगा। दूसरा आप इसके अंदर क्या डालोगे, हेरिडिटी, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में आप क्या डालोगे कि कोई भी विकास जो होता है उसमें अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। हमें हमारे माँ बाप से जो जीन्स मिले हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं ये अनहेल्दी रहे हैं अपने टाइम पे, तो बच्चा जो है इसके अंदर भी कोई ना कोई बीमारी जो है ये
बीमार रहेगा, ठीक है, सिक रहेगा, या इसके अंदर भी कोई ना कोई दोष पाया जाएगा, विकार पाया जाएगा। दूसरा तीसरा आप क्या बताओगे? लव एंड अफेक्शन, कि शारीरिक विकास के लिए बच्चों को प्यार देना ज़रूरी है। इसमें आपने 2 चीज़ें बतानी है, एक पॉजिटिव चीज़ बतानी है कि बच्चे को अगर प्यार दिया जाएगा तो उसका जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। लेकिन अगर बच्चे को हम मार रहे हैं, ठीक है, हम बच्चे को मतलब कि कैसे मैं बोलूँ, जैसे कि बच्चा जो है उसको अनहैप्पी है वो चाइल्ड, ठीक है, बहुत दुखी रहता है वो बच्चा, या पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, ठीक है, बच्चे का ख्याल नहीं रखते, उसको मार पिटाई कर देते हैं, तो वैसे बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं होगा। या माँ बाप मर गए हैं, वो चाचा चाची के पास पल रहा है बच्चा, वो उससे काम करवा रहे हैं, मार रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे, तो उस बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। चौथा पॉइंट आप इसके अंदर क्या बता दोगे? प्ले एंड एक्सरसाइज, कि शारीरिक विकास के लिए खेल और व्यायाम दोनों ज़रूरी है, ठीक है, बच्चा जितना ज़्यादा खेलेगा उतनी ज़्यादा अपनी मसल्स का इस्तेमाल करेगा, और जितनी ज़्यादा वो अपनी मसल्स का यूज़ करेगा उतना ज़्यादा उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर आप इसके अंदर बता दोगे स्लीप एंड रेस्ट, ठीक है, आपने इसके अंदर बताना है कि जितना इम्पॉर्टेंट प्ले एंड एक्सरसाइज होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट नींद और आराम भी होती है, ठीक है, नींद और आराम, हमारी जो बॉडी होती है उसको रेस्ट चाहिए होता है ताकि वो रिकवर कर सके अपने आप को, वो अपनी जो जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको आराम मिल सके, ताकि नेक्स्ट डे वो बेटर फंक्शनिंग कर सकें, ठीक है। सिक्स्थ में फूड आ जाता है, कि भाई अगर आप उसको बैलेंस डाइट दोगे तो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, और अगर माल न्यूट्रिशन हो रहा है, खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो बच्चा कुपोषित हो जाएगा, ठीक है। 7 पॉइंट में आप क्या बता दोगे? प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी, बच्चों के अंदर एक रेगुलरिटी की प्रैक्टिस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कि भाई इतने बजे जो है मेरा टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ फूड, टाइम ऑफ स्लीप, ठीक है, टाइम ऑफ होमवर्क, टाइम ऑफ स्कूल, ये चीज़ें होनी चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए, एक स्केड्यूल बच्चों का बना होना चाहिए, इस चीज़ की प्रैक्टिस करानी चाहिए, इससे भी शारीरिक विकास होता है, ठीक है। 8th आता है सिक्योरिटी, बच्चों को आपने, पेरेंट्स जो होते हैं बेटा, पेरेंट्स ने बच्चों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देनी है, यानी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करना है, अपने बच्चों से घुलना मिलना है, अपने बच्चों के फैसलों की रिस्पेक्ट करनी है, ताकि कल को बच्चे के साथ अगर कोई स्कूल में उसको बुली कर रहा है या टीचर ने उसके साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो बच्चा आके अपने पेरेंट को बता दे, उसको लगे कि मेरा जो सेफ जोन है वो मेरे माँ बाप हैं, ठीक है, और मेरे साथ ये गलत हो रहा है कहीं पर, मैं अपने माँ बाप को जाके इस चीज़ को मुझे बताना चाहिए। आ गया समझ? क्लियर? अब जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल क्या होता है? कॉग्निशन। तो सबसे पहले तो आप इसमें बता दोगे कि भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, कॉग्निशन होता क्या है। तो सबसे पहले आंसर कैसे स्टार्ट करोगे कि जो कुछ भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ये आपका दिमाग है, ठीक है, गंदा सा बना दिया है थोड़ा, 2 हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट और राइट में। इसके अंदर जो कुछ भी चलता है बेटा, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, लॉजिक, रीजनिंग, तर्क वितर्क, लैंग्वेज, लेफ्ट साइड में लैंग्वेज आती है, ठीक है, लैंग्वेज और परसेप्शन, आपका नज़रिया, ठीक है, और आपका अटेंशन, आपका ध्यान, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं? ये सब कॉग्निशन है, कॉग्निटिव है, जो कुछ भी हमारे दिमाग में चलता है, ठीक है। तो जब हमारा इन सब चीज़ों का विकास होगा, इन सारी चीज़ों का जब विकास होगा तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट अपने आप होगा। इंट्रोडक्शन दिया ऐसे, अब हेडिंग डालोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। हाँ बेटा, नहीं अभी चेंज नहीं किया, क्लास के बाद चेंज करो। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट, सबसे पहला पॉइंट एनवायरनमेंट, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। वातावरण में आपने क्या बताना है कि बच्चे को जो है एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाए जिसके अंदर उसको भरपूर अपॉर्चुनिटीज दी जाए, कि वो एक्सप्लोर कर सके, वो डिस्कवर कर सके,
ठीक है, उसको पकी पकाई खीर ना दी जाए, उसको डिस्कवर करने दिया जाए चीज़ों को। ठीक है, दूसरा अब आ जाओ, दूसरा आ जाता है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी में आपको क्या बता देना है कि माँ बाप का जो आईक्यू होता है वो बच्चों में भी आता है, इंटेलिजेंस, बुद्धि जो होती है। ठीक है, अगर माँ बाप बहुत समझदार रहे हैं या माँ या बाप कोई समझदार रहा है तो बच्चा भी बहुत समझदार होगा। ठीक है, तीसरा आ जाता है अंडर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। जब एक बेबी होता है, अगर उस बेबी को आपने, जो 0 से 2 साल का जो बच्चा है, अगर इस टाइम पे इसको प्रॉपर फूड आपने नहीं दिया है बेटा, ठीक है, आप इसको ढंग से खाना नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो इस बच्चे का मानसिक विकास जो है, मेंटल डेवलपमेंट जो है, ये अच्छा नहीं होगा। आप उसको ढंग से खाना नहीं दे रहे हैं, उस टाइम पे उसकी बॉडी जो है फॉर्म हो रही है, ठीक है, और आपने उसको खाना नहीं दिया, तो उस वजह से उसके अंदर फर्क आएगा। ठीक है, फिर आपने इसमें बता देना है स्कूल। स्कूल के अंदर किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, किन अलग अलग मेथड से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज कितनी हो रही हैं, इससे भी बच्चों का मानसिक विकास जो है प्रभावित होता है। ठीक है, एक स्कूल है उसके अंदर सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ाया जा रहा है, टीचर जाता है पढ़ा के आ जाता है ट्रेडिशनल मेथड से, कोई विकास नहीं होगा। एक स्कूल है जिसके अंदर बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है, आलोचनात्मक सोच जो होती है, एनालाइज करना सिखाया जाता है, वो स्कूल एक अच्छा स्कूल है। इसके बाद आपने इसमें बता देना है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, माँ बाप की आर्थिक स्थिति जो होती है, तो इसमें आप क्या बताओगे कि अगर फैमिली रिच है, उसके पास बहुत पैसा है, तो ये अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे कि वो बच्चा एक्सप्लोर कर सके। ये अपने बच्चे को ट्रिप्स पे ले जा पाएंगे, बच्चा जितना ज़्यादा घूमेगा, जितना ज़्यादा ट्रिप्स पे जाएगा, उतना ज़्यादा उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। ठीक है, फिर आपने इसके अंदर बता देना है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मैल एडजस्टमेंट, द्वंद्व और कुसमा योजना। इसमें आप क्या बता दो कि घर के अंदर फैमिली जो है, इसके अंदर लड़ाई झगड़ा रहता है, ठीक है, माँ बाप एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करते, या सास बहू के बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बच्चे का जो ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बच्चा जो है वो खुश नहीं रहेगा, हर वक्त लड़ाई झगड़े देख रहा है वो नेगेटिव असर पड़ेगा। सातवां फैमिली, परिवार जो है अगर बच्चे को लव दे रहा है, उसको समझ रहा है, उसके डिसीजंस की, बच्चे के डिसीजंस की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इस बच्चे का मानसिक विकास जो है ये अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट्स सिर्फ स्ट्रिक्ट हैं, कुछ नहीं समझ रहे बच्चे को, तो उसका मानसिक विकास जो है वो अच्छा नहीं होगा। फिर फिजिकल ग्रोथ, अब जितने भी आपके वो आएंगे विकास, उन सब में आपने दूसरे वाली ग्रोथ, दूसरे वाले विकास भी डाल देने हैं, कि अगर बच्चे का शारीरिक विकास जो है अच्छा हो रहा है, तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा रहेगा। ये बच्चा एक्सरसाइज करता है, ये बच्चा योगा करता है, खेलता कूदता है, मसल्स अच्छी हैं, बॉडी स्ट्रांग है, बीमार नहीं रहता, तो अपने आप इसका दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा और इसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। क्लियर हो गया? अब इमोशनल और सोशल रह गए हैं, चलो यहाँ से कल करवा दूंगी। ठीक है, ये वाली वो चाहिए तुम्हें, ये पीडीएफ शेयर करूँ मैं तुम्हारे साथ, ये जो क्लास में पढ़ाया है पूरे नोट्स चाहिए ये वाले? नहीं चाहिए? हाँ वही तो पूछ रही हूँ, ग्रुप में डालूं इसको? डाल, चलो ठीक है डाल देते हैं। कैसी लगी क्लास? सही थी? बोर हो गए? पक गए? नहीं हुए? मजाक कर रहे हो ना, झूठ बोल रहे हो ना? थोड़े से? क्या कह रहे हो थोड़े से? 1.5 घंटा ही दिया है सर ने मुझे। 1.5 घंटा, आज पहली क्लास थी ना, वैसे भी टाइम बहुत कम दिया है, देखो 2 महीने ही दिए हैं सर ने, 2 महीने में सारी बुक्स कवर कराना, तो मेरा गोल यही है कि एक हफ्ते में एक बुक कंप्लीट करा दूं। ठीक है, क्योंकि 9 बुक्स है ना। पढ़ा मैं सारी बुक्स में बढ़िया से पढ़ा दूंगी, बस क्लास रेगुलर करना, और जितने भी तुम्हारे जो नहीं आए हैं ना, इनको बोलना कि क्लास अटेंड कर लो। कितने आए हैं? 12 बच्चे आए हैं। ठीक है,
यूट्यूब का मैं लिंक शेयर कर दूंगी तुम्हें, डालने के बाद मैं शेयर कर दूंगी, क्लास में शेयर करूंगी, मैं ग्रुप में नहीं डाल सकती, ठीक है। मैम बोर नहीं हुए, क्लास इंटरेस्टिंग थी, चलो बढ़िया है। चलो मौज करो, मस्ती करो, कल मिलते हैं, बाय एवरीवन। ओके, बाय बाय। बाय। हाँ बेटा।